हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा डिराक नोटेशन, हिल्बर्ट स्पेस, ब्रैकेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रैकेट। तो इतनी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगी जो मैंने समझी हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है कि सही है ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर सही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और गलत है तो मुझे सही करिएगा ताकि मैं भी अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो जितनी चीज़ों को मैंने अभी तक समझा है और मुझे लगता है कि मैं आप लोग को शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ, सो दैट मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और क्योंकि टेस्ट नज़दीक हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ों को समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले डिराक नोटेशन क्या है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बस एक नोटेशन है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है या नोटेशन है किसका, क्वांटम स्टेट ऑफ डायनेमिकल सिस्टम इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में जो डायनेमिकल सिस्टम है उनका एक नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका वो है डिराक नोटेशन, जिसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, ब्रा एंड कैट। ठीक है, अब बात ये होती है कि जब हम डायनेमिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है हिल्बर्ट स्पेस में जो डायनेमिकल सिस्टम है, तो हम वेक्टर ही क्यों नहीं लिख सकते, हम ब्रा एंड कैट का यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वेक्टर क्या होता है, तो देखिए हमारे ख्याल से वेक्टर तो वो होता है जो मतलब जैसे 3 डायमेंशनल है तो उसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को बताना हो तो हम लोग वेक्टर का यूज़ करते हैं 3 डायमेंशनल में। ठीक है, बट हमारे पास जब 3 डायमेंशनल से ज़्यादा हो, 4 की तो बात नहीं होती यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशनल या एन डायमेंशनल की बात होती है। तो जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस होता है वो होता है एन डायमेंशनल, या जिसे हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट डायमेंशनल में जब हम लोग डायनेमिकल सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हम लोग ब्रा एंड कैट से करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एन डायमेंशनल में वेक्टर्स नहीं, हमारे बेसिकली क्या चलते हैं, डिराक नोटेशन यानी ब्रा एंड कैट चलते हैं। ठीक है, ये वेक्टर की तरह ही होता है, तो जो हमारा ब्रा और कैट है इसे हम लोग एज अ वेक्टर ही लेंगे, बट इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ ये कुछ आपका एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ऐसे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ना। उसी तरीके से हमारी हिल्बर्ट स्पेस भी एक टाइप का लीनियर वेक्टर स्पेस ही होता है, बट इसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन शॉर्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है। तो पहली बात तो आपका समझ में आ गया क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस कितने डायमेंशनल है, इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो हम यहाँ पे जब किसी सिस्टम की बात करेंगे तो वो हिल्बर्ट स्पेस का होगा, और कितने डायमेंशन में होगा, वो इनफाइनाइट डायमेंशन में होगा। ठीक है, उसके बाद जो हिल्बर्ट स्पेस की हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस, एडिशनल प्रॉपर्टीज़। पहला तो ये है कि हिल्बर्ट स्पेस यानी एच को हम हिल्बर्ट स्पेस बता रहे हैं, तो जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो लीनियर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, लीनियर स्पेस आपको पता ही होगा, आपने बीएससी पार्ट 3 में पढ़ा होगा कि लीनियर स्पेस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा हिल्बर्ट स्पेस है डेफिनेट इनर प्रोडक्ट दैट इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो उसके पास एक डेफिनेट इनर प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव का कोई चांस नहीं होता यहाँ पे, पॉजिटिव होना चाहिए इनर प्रोडक्ट। क्या, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कर्ल बोलते हैं। उसी तरह डॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम जब हिल्बर्ट स्पेस की बात करेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ टर्म्स हैं। तो ये सब हम हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहे हैं। तो बाय चांस अगर आपके एग्ज़ाम में हिल्बर्ट स्पेस आता है तो आप ये कुछ भी नहीं याद है, वैसे तो डिटेल इसका है काफ़ी कि आप एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हो, लीनियर स्पेस को, डेफिनेट इनर प्रोडक्ट को एग्जाम्पल वगैरह देके, बट इन शॉर्ट चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है बस मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सेकंड आपका जो है इनर प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, एक दो टर्म है। पहला
तो मान लीजिए आपके जो दो हेल्बर्ट स्पेस है उसी का एक आपका साई है और फाई है। तो साई और फाई, इसको हम फाई और साई भी लिख सकते हैं, बट शर्तें ये कि आप उसका कॉन्जुगेट लोगे तभी वो उसके इक्वल आएगा। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि अगर उसमें आयोटा यानी आई के टर्म आ रहे हैं तो उसका साइन आप चेंज कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। तो आप हमारे दो आपके जैसे एलिमेंट हैं कि साई एंड फाई, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, बस उसका कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारा एक साई है और दूसरा फाई है, बट फाई यहाँ पे ये फाई ही समझ लीजिए, मतलब हमने इसको पहले लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दें, पहले साई लिख दें या फाई लिख दें, तो हमने साई ले लिया, दूसरा फाई की जगह पे हमने क्या लिखा है, एक स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ये सब वेक्टर्स हैं जो हम साई लेंगे, फाई लेंगे, जाई लेंगे, ये सब वेक्टर हैं। तो हम अगर उसका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आप मानो जैसे कि पूरा आपका साई है, ठीक है, पूरा साई है। हम साई को यहाँ पे लिखें ए साई 1 प्लस बी साई 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाई जो है अपने सेकंड वाले जो टर्म है, सेकंड टर्म के साथ ये लीनियर होगा, लीनियर विद सेकंड टर्म, लीनियर विद सेकंड टर्म। लीनियर का मतलब ये कि फाई, मतलब इसके साथ लीनियर होने का मतलब ये कि हम ए को बाहर लिख सकते हैं और फाई और साई 1 को एक साथ लिख सकते हैं। लीनियर होने का मतलब इसका ये जो है इसके साथ लीनियर है, तो इसका मतलब ये कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं और फाई और साई 1 लिख सकते हैं। तो यही किया है, देखिए ये वाला बाहर ले लिया है और फाई फिर साई 1। उसी तरह सेकेंड टर्म के साथ बी को बाहर लेंगे, फाई देन साई 2, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो गई। ये क्या हो गया आपका कि सेकंड टर्म के साथ ये लीनियर होना चाहिए। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या हेल्बर्ट स्पेस में जाना कि लीनियर होना चाहिए, लीनियर स्पेस होना चाहिए, और दूसरा डेफिनेट इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड टर्म के साथ लीनियर होता है, बट ये फर्स्ट टर्म के साथ एंटी लीनियर होता है। एंटी लीनियर होने का मतलब ये कि जैसे हमारा कोई स्केलर है, ए स्केलर है, ठीक है। स्केलर में हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आपका ए स्केलर है, यहाँ पे भी स्केलर ही है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स टर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट वो एक्चुअल में है स्केलर। और ये फाई और साई क्या है हमारे, ये वेक्टर्स हैं। तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पे इसके साथ हम लोग ने ए फाई 1 प्लस बी फाई 2, इसको जैसे मैंने पहले साई को लिखा था ए साई 1 प्लस बी साई 2, अब हम फाई के साथ लिख रहे हैं ए फाई 1 प्लस बी फाई 2, और इसको पूरे को हम साई लिख रहे हैं। वो एक अलग मतलब आपका लीनियरिटी बताने के लिए ये फाई और साई के टर्म में समझिए। तो हमने इस बार ए फाई 1 लिखा प्लस बी साई 2 लिखा, फाई 2 सॉरी, और यहाँ पे साई लिखा। तो अब एंटी लीनियर होने का मतलब ये है कि अगर ये पहला टर्म आपका ये प्लस वाले से है, अगर और यूज टू होना है तो इस तरह समझिए पहले टर्म में कुछ स्केलर के साथ आपका मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। मतलब कि ए कॉमन तो आएगा बट उसका कॉन्जुगेट कॉमन आएगा, नॉट ए। यहाँ पे क्या था, आपका ए डायरेक्ट कॉमन आ जा रहा था अगर ये आपका सेकंड टर्म में है, ठीक है। ये आपका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई देन एडिशन, अगर ये सेकंड टर्म में है तो ये कॉमन आएगा, एज इट इज़ जैसे है वो वैसे कॉमन आ जाएगा। बट अगर वो फर्स्ट टर्म में है तो वो आपका कैसे कॉमन आएगा, कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे और फाई 1 साई को एक साथ कर देंगे, और यहाँ फाई 1 है, सही कर लीजिएगा। तो फाई 1 साई को एक साथ ले लेंगे और देन बी स्टार यानी इसके कॉन्जुगेट को कॉमन लेंगे, एंड देन फाई 2 साई को एक साथ ले लेंगे। तो दिस इज़ द एंटी लीनियर विथ फर्स्ट, यानी कि सेकंड के साथ वो लीनियर होता है एंड फर्स्ट के साथ एंटी लीनियर होता है। थर्ड जो हम इनर प्रोडक्ट में पढ़ते हैं वो ये होता है कि अगर साई का साई के साथ ही इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर होता है, जो कि ग्रेटर देन होता है ज़ीरो के। अब ये ज़ीरो कब हो सकता है, ग्रेटर देन तो समझ में आ रहा है, बट ज़ीरो कब हो सकता है, ज़ीरो तभी होगा जब आपका जो साई ही है, जो हेल्बर्ट स्पेस में जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर वही आपका ज़ीरो है, उसी की वैल्यू ज़ीरो है, देन आपका यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और हेल्बर्ट स्पेस में तीसरी कंडीशन क्या है, पहली क्या थी कि लीनियर स्पेस होना चाहिए, दूसरा डेफिनेट इनर प्रोडक्ट होना चाहिए,
और उसके अंदर इतनी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा ये है कि H इज़ सेपरेबल और H इज़ कंप्लीट। ठीक है, ये दो टर्म और हैं, सेपरेबल एंड कंप्लीट का। इसे बुक से आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा क्या कि डायनेमिकल सिस्टम। यहाँ पे डायरेक्ट नोटेशन में ही स्टेट ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम। तो जैसे डायनेमिकल सिस्टम की हम लोग एग्जांपल लें तो आपका जैसे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है, डाइमॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब कैसे हैं, डायनेमिकल सिस्टम है आपके। ठीक है, अब जो नोटेशन हम डायरेक्ट नोटेशन पढ़ रहे हैं तो वो दो नोटेशन होता है उसका। पहला होता है कैट और दूसरा होता है ब्रा। आपका जो कैट का नोटेशन होता है वो होता है इस तरीके से, मतलब कि पहले आप एक लाइन करोगे, उसके बाद ऐसे साइन बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे कैट। और इसी का अगर अपोजिट कर दें, अगर ये वाला साइन आपका पीछे ऐसे बन जाता है तो इसे बोलते हैं ब्रा। और क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि ब्रा एंड कैट को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई भी कैट है आपका, कोई भी कैट है तो वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, और अगर ब्रा है तो वो रो मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। और एक चीज़ है, एवरी वेक्टर स्पेस कैन बी एसोसिएटेड विद डुअल वेक्टर, मतलब कि एवरी वेक्टर स्पेस, अगर आपके पास इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपको कैट वेक्टर दिया गया है, ठीक है, और अगर आपको ब्रा वेक्टर निकालना है तो कैट वेक्टर है, ब्रा वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप रो है, कॉलम, अगर कैट दिया है मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो अगर आपको उसका ब्रा निकालना है तो कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप रो मैट्रिक्स में निकल के लिख दो तो वो हो जाएगा ब्रा। बट सिर्फ और सिर्फ ये तभी होगा जब आपका जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म यानी आई वाले टर्म ना हो। अगर आई वाले टर्म होंगे तो आप उसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर आप उसको रो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब रो मैट्रिक्स में लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपके कैट वेक्टर यानी कॉलम के जो हमारे वेक्टर्स हैं, कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, उसको अगर उसमें कोई भी आई का टर्म नहीं है तो बस उसको हम लोग रो के फॉर्म में लिख देंगे, रो मैट्रिक्स में लिख देंगे और वो हमारा ब्रा बन जाएगा। बट अगर कॉलम वाले में हमारा आई वाला टर्म आ रहा है तो देन हम उसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसको ब्रा में चेंज करने के लिए रो मैट्रिक्स में लिख देंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या समझते हैं, नेक्स्ट ये है कि एवरी कैट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा। तो ये वही चीज़ है जो अभी मैंने समझाया कि हर कैट के पास उसका करस्पॉन्डिंग ब्रा होता है। कि जैसे कि आपका कैट है जिसको हमने कॉलम मैट्रिक्स में बताया, जैसे A1 A2 A3 कैट के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको इसका ब्रा लिखना है तो अगर इसमें आयोटा वाले टर्म है तो आप उसका कॉन्जुगेट लीजिए, देन उसको रो में लिख दीजिए, तो वो आपका करस्पॉन्डिंग ब्रा होगा। ये एक आपकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि आपकी ब्रैकेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी कैट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा। अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ आती है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रैकेट, तो आप ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट देखते हैं। देखो, जो स्केलर प्रोडक्ट है वही इनर प्रोडक्ट है, अभी मैंने बताया। इनर प्रोडक्ट करने के लिए आपका एक कैट होगा, इधर तरफ ब्रा होगा, बीच में एक कॉमन लाइन होगी। ठीक है, यही सिंबल है आपका इनर प्रोडक्ट का। आउटर प्रोडक्ट के लिए क्या करना है कि आपकी लाइन ये दोनों इधर होंगी और इधर आप ऐसे ब्रा का सिंबल बनाएंगे, इधर कैट का सिंबल बनाएंगे। चलिए हम आउटर प्रोडक्ट की जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। इनर प्रोडक्ट का ये सिंबल है, और मान लीजिए आपको अगर इनर प्रोडक्ट करने को दे दिया गया तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो आपका ब्रा वेक्टर है, ब्रा वेक्टर को आप रो में लिखोगे, कैट वेक्टर आपका कॉलम में लिखा रहेगा। तो अब इसका इनर प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले ब्रा, देन ये वाली तो लाइन कॉमन हो जाएगी, कॉमन लाइन, फिर इधर कैट। तो आप पहले रो मैट्रिक्स लिखिए, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स लिखिए। अब रो और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आई थिंक आपको आता ही होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रैकेट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर हमारे पास साई है, मतलब कैट साई है, तो हम उसको ब्रा साई लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एवरी कैट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्रा, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कैट साई है और उसके साथ कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैट में एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और इसे आप लोग कैट साई लिख सकते हैं। बट अगर आपका ये जिस
स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका ब्रा में हो रहा है, ये देखिए आपका ब्रा का सिंबल है ना, तो अगर हमारा ब्रा में हो रहा है तो ब्रा से जब स्केलर ये बाहर आएगा तो वो एंटी सिमेट्री होता है, मतलब कि उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। और कैट में डायरेक्ट ही हमारा स्केलर बाहर आ जाता है, बट हमारा ब्रा में उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है और ब्रा साइड इसको ऐसे लिख देंगे। तो इतनी चीज़ें होप सो आपके समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो फिर हम आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी हो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।